नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम बीएड कोर्स में कोर्स 8 को देखेंगे, जिसमें कोर्स 8 का हमारा नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो इसके अंतर्गत यूनिट 1 को देखेंगे, करिकुलम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम इसमें पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे और उसकी कुछ परिभाषाओं को जानेंगे और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। और आगे की वीडियो में इससे आगे की जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाठ्यक्रम यानी करिकुलम है क्या। तो पाठ्यक्रम को एक साधन माना जाता है जिस रास्ते पर चलकर बालक अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करता है। इसके अंतर्गत स्कूल में जितने भी एक्टिविटी करवाए जाते हैं, यानी कि जैसे सुबह में मॉर्निंग में प्रेयर हुआ, व्यायाम कराया गया और उसके बाद जितने भी अदर कंपटीशन होते हैं वे सारे करिकुलम के अंतर्गत आता है। इसमें जो पढ़ाया जाता है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, यानी कि सिलेबस भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। यानी कि जितने भी एक्टिविटी करवाए जाते हैं और जो भी पढ़ाया जाता है वो सभी करिकुलम के अंतर्गत आता है। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं सिलेबस में कि वो हमारा विषय से संबंधित पॉइंट को ही वहाँ पढ़ाया जाता है। जैसे कि हमारा साइंस विषय है तो साइंस विषय से जो भी संबंधित पॉइंट होगा उस बुक में उस चीज़ को पढ़ाया जाएगा, उसमें अदर एक्टिविटी को शामिल नहीं किया जाता है। जबकि करिकुलम में हम क्या देखते हैं कि टोटल चीज़ स्कूल में जितने भी कार्य करवाए जाते हैं बच्चों के लिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो, उन सारी चीज़ों को हम करिकुलम के अंतर्गत देखते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे कि पाठ्यक्रम है क्या। तो यहाँ पर शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन और परिमार्जन होता है। यानी कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति जब चाहे अपना पढ़ाई जारी रख सकता है। इसके लिए कोई उम्र अलग से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। व्यक्ति जब चाहे व्यक्ति पढ़ सकता है और सीख सकता है। पढ़ने के उपरांत क्या होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यक्ति जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखता है और उन चीज़ों को दूसरों को भी देता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अनेक माध्यम से होता है, किंतु मुख्य रूप से इन माध्यम को दो रूप में यानी कि दो भागों में हम देख सकते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक रूप के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं में स्थापित किया जाता है। यानी कि इन कार्यों का संचालन के लिए नियम के अनुसार इन कार्यों का संचालन किया जाता है। इस प्रकार के संस्थाओं को विद्यालय कहा जाता है। यानी कि हम विद्यालय में देखते हैं कि सब कुछ जो भी कार्यों का संचालन वहाँ होता है, सब कुछ नियम कानून और अनुशासन और टाइम टेबल के अनुसार वहाँ पर किया जाता है। किंतु व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय जीवन में ही पूर्ण नहीं हो पाती, बल्कि यह विद्यालय से बाहर तथा जीवन भर चलती रहती है। यानी कि व्यक्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ वह विद्यालय से ही सीखे। वो अगर बाहर जाता है या जो भी काम करता है तो उन सारी चीज़ों से वह कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहता है। अतः व्यक्ति के व्यवहार में होने वाली अनेक परिवर्तन विद्यालय की सीमा से बाहर की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत नहीं की जाती है, अतः ये अनौपचारिक माध्यम के अंतर्गत आती है। यानी कि औपचारिक रूप में तो हम देखें कि बच्चा जो है जो भी सीखा स्कूल में सीखा, और हम देखते हैं कि स्कूल के अलावा यानी कि कोई कार्य करते हुए हम जो भी सीखते हैं तो वो क्या होता है कि अनौपचारिक क्रिया के अंतर्गत, अनौपचारिक माध्यम के अंतर्गत आता है।
विद्यालय में विद्यार्थी को जो कुछ भी कहा एवं कक्षा के बाहर प्रदान किया जाता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है एवं उसे किसी उद्देश्य माध्यम से ही पूरा किया जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति या बच्चा सीखता है वो सीखने के पीछे कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य रहता है। यानी कि हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि हम पढ़ लिख कर अपने राष्ट्र के लिए सेवा कार्य करेंगे, अच्छे पद पर जाएंगे। हमारी कुछ कल्पनाएं होती हैं। एक विशेष कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में अमुक परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जैसे 6 क्लास में है बच्चा और पास करने के बाद अगले कक्षा 7 क्लास में गया तो उसके व्यवहार में भी हम देखते हैं कि परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि 1 साल के अंतर्गत यानी कि जो पाठ्यक्रम का जो टाइम टेबल रहता है 1 साल का रहता है, 6 से 7 जाने में 1 साल लगता है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि 1 साल के अंतर्गत बच्चा बहुत कुछ सीखता है। यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जाएगा, वह किसके द्वारा लाया जाएगा और कितना लाया जाएगा, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका समाधान पाठ्यक्रम जैसे साधन से प्राप्त होता है। और पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षा के औपचारिक माध्यम से होता है। यानी कि करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिससे बच्चा का डेवलपमेंट विकास होता है। यहाँ पर स्कूल में सारे चीज़ों को करवाया जाता है, जैसे कि अदर एक्टिविटी को शामिल किया जाता है इसमें, जिससे बच्चा का विकास हो। उसके बाद हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। तो करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। इस प्रकार पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी कि पढ़ने के पीछे हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है। किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, ये उनका लक्ष्य होता है। किसी को राष्ट्र सेवा करना, जो भी पद है ये सारे राष्ट्र सेवा के अंतर्गत ही आएंगे, तो ये लक्ष्य होता है। तो उसी तरह पाठ्यक्रम जो है एक रास्ता है जिस पर चलकर बालक क्या करता है, यानी कि यहाँ पर जिसका अर्थ हुआ दौड़ना यानी कि चलना। तो इस पर चलकर बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अगर पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को सीखना है, वो चीज़ उनको जानकारी नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अब परिभाषाएं कुछ, जैसे कि मुनरो के अनुसार, तो इसमें पहला नंबर है मुनरो के अनुसार। मुनरो का कहना है कि पाठ्यक्रम जो है उस समस्त अनुभव को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय के द्वारा बालक को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम में समस्त अनुभव है, समस्त अनुभव शामिल है जिसका उद्देश्य बालक को विद्यालय द्वारा शिक्षित बनाना है। फ्रोबेल का कहना है कि पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति का समूचे ज्ञान और अनुभव का सार होना चाहिए। यानी कि मानव का ज्ञान और अनुभव इसमें शामिल है। फ्रोबेल का कहना है कि पाठ्यक्रम जो है वो मानव जाति जो है उनसे संबंधित जो ज्ञान है और अनुभव है उन सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। एनन का कहना है कि पाठ्यक्रम जो है पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यानी कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सारे चीज़ पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। मुदालियर आयोग का कहना है कि पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है। यानी कि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हर एक चीज़ को बच्चा क्या करता है, सीखता है। उसी के अनुसार स्कूल में पढ़ाई यानी कि जो सिलेबस है इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जितने भी अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। किलपैट्रिक का कहना है कि पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप जिसे हम देखते हैं उसको शैक्षिक जीवन में पाठ्यक्रम जो है, जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से सही तरीके से रियल तरीके से सीखते हैं वो हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही सीखते हैं। शिक्षाविद यानी कि कुछ शिक्षाविदों का कहना है कि जो कुछ पढ़ा और सीखा जाता है उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था को हम पाठ्यक्रम कहते हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक विद्यालय में पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बच्चे को सारे चीज़ सिखाए जाते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम में सारा चीज़ निहित होता है जिससे बच्चा का वृद्धि और विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो। फिर पाठ्यक्रम का आधार है तो इसके 4 आधार हैं, जिसमें हम दार्शनिक आधार के रूप में भी देख सकते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार और वैज्ञानिक आधार के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद हम लक्ष्य और उद्देश्य को देखेंगे कि पाठ्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। इन सारे पॉइंट को हम डिटेल से देखेंगे आगे, जिसमें पहला नंबर है शिक्षा के स्तर को समान बनाना, दूसरा है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, तीसरा है समय और शक्ति के सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त करना, और चौथा है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, और 5वां नंबर है छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, 6ठा नंबर है विभिन्न विषय के शिक्षण और क्रियाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, और 7वां नंबर है शिक्षा में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है पाठ्यक्रम, मूल्यांकन करने में छात्रों का सहायक होता है, सामाजिक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक होता है, आर्थिक दृष्टिकोण के विकास में, राजनैतिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है, पूर्ण नागरिकता का विकास में सहायक होता है, और नैतिक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायक होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छात्रों के सर्वांगीण विकास करने में भी काफ़ी सहायक होता है जो पाठ्यक्रम है। धार्मिक दृष्टिकोण का भी यह विकास करने में सहायक होता है। तो इस पॉइंट को हम नीचे देखेंगे जिसमें कि पहला नंबर हमारा था शिक्षा के स्तर को समान बनाना। तो यहाँ पर पहला नंबर हमारा हुआ शिक्षा के स्तर को समान बनाना, यानी कि शिक्षा के किसी भी स्तर की पाठ्यक्रम इसलिए बनाई जाती है कि समाज विशेष की शिक्षा का स्तर एक समान रहे। पाठ्यक्रम के अभाव में यह मुश्किल हो जाता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि 3 क्लास, उसके बाद 4 क्लास और उसके बाद क्या आता है 5 क्लास। तो इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही विषय निर्धारित किया जाता है कि उनको क्या एक्टिविटी सीखना है, यानी कि 3 क्लास में है तो उनके लिए क्या पढ़ना जरूरी है, क्या उनके लिए एक्टिविटी सीखना जरूरी है। तो ये सारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही निर्धारित किया जाता है, इसलिए शिक्षा के स्तर को बनाए रखता है। यानी कि बच्चों और टीचर को पता रहता है कि इस क्लास में, यानी कि जिस क्लास में है उस क्लास में बच्चों को क्या सिखाना जरूरी है। तो ये सारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है और पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक टीचर को जानकारी प्राप्त होती है कि इस अवस्था यानी कि इस क्लास में हमें बच्चों को क्या सिखाना है। दूसरा नंबर है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, यानी कि सीखने की प्रक्रिया जो है, शिक्षण को सीखने की जो प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित यानी कि संगठित तरीके से बनाए रखना। तो शिक्षा के किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या का यह उद्देश्य होता है कि वह नियोजित शिक्षा के लिए ऐसा आधार प्रस्तुत करे कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यानी कि जो नियम कानून है, जिस तरीके से पढ़ाने का तरीका है विद्यालय में, जो भी एक्टिविटी शामिल किया जाता है उसको सुचारू रूप से पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही संचालित किया जाता है। ऐसा संभव तभी हो सकता है जब वहाँ पर अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया हो। इसके लिए पाठ्यक्रम का स्पष्ट होना आवश्यक है। किसी भी विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, तभी वो बच्चे को अच्छे तरीकों से कोई चीज़ भी सिखा सकते हैं। पढ़ाए जाने वाले विषय के पाठ्यक्रम की सीमा निश्चित होना आवश्यक है, यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सिलेबस आता है उन सारे चीज़ों को हम क्या देखते हैं कि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही टीचर को जानकारी प्राप्त होती है। अगला नंबर है समय और शक्ति के सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त करना। तो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही समय और शक्ति दोनों की बचत होती है।
यानी कि एक टीचर को पता होता है कि हमें जैसे 4 क्लास के लिए बच्चे हैं या 5 क्लास के लिए बच्चे हैं, उनको क्या पढ़ाना है, तो उनको नॉलेज पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होता है कि समय की भी बचत होती है, उनको ज़्यादा मेहनत करने का भी नहीं ज़रूरत पड़ता है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में यह निश्चित किया जाता है कि शिक्षक को विद्यार्थी को क्या सिखाना है, यानी कि एक टीचर को यह पता रहता है कि हमें विद्यार्थी को क्या सिखाना है और किस रूप में सिखाना है। इससे शिक्षक को भटकने की गुंजाइश नहीं रहती। परिणामतः पाठ्यक्रम से शिक्षा की प्रक्रिया बड़ी सुचारू रूप से चलती है और समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है और जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाता। यानी कि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक टीचर को पता रहता है कि इस क्लास के लिए बच्चों को हमें क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, सारे चीज़ की नॉलेज उनको पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। अगला नंबर है पुस्तक के निर्माण में सहायक। यहाँ पर है शिक्षा के किसी भी स्तर की पाठ्यक्रम जितनी स्पष्ट होगी उसके आधार पर उस स्तर के किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक तैयार करना उतना ही सरल होगा। तो अगर पाठ्यक्रम पता रहेगा कि इस क्लास के लिए बच्चे यानी कि 5 क्लास के लिए बच्चे के लिए क्या पाठ्यक्रम है, तो उसी के आधार पर पाठ्य पुस्तक का निर्धारण यानी कि टेक्स्ट बुक या सिलेबस का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि यहाँ पर पाठ्यक्रम करिकुलम के माध्यम से पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक का निर्धारण करना यानी कि उसका निर्माण करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगला नंबर है छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी कि एक छात्र क्या जानना चाहता है, उससे क्या जानने की इच्छा होती है, तो करिकुलम के माध्यम से उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं जो होती है उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। शिक्षा के किसी भी स्तर की पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह समाज के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ हर स्तर के छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यानी कि करिकुलम का यहाँ पर उद्देश्य होता है कि समाज की जो भी ज़रूरतें हैं उसके लिए तो बालक का विकास करना ही है ताकि वह पढ़ लिख कर देश समाज की सेवा कर सके, और साथ में ही एक करिकुलम जो है वो छात्रों की आवश्यकता यानी कि जो जानने की जिज्ञासा होती है छात्रों में उनकी पूर्ति करिकुलम ही करता है। यदि शिक्षा के किसी स्तर की पाठ्यचर्या यह कार्य नहीं करती है तो छात्र शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेते हैं। अगर एक छात्र जो जानना चाहता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है किसी भी विषय में, उनको अगर जानकारी नहीं दिया जाए तो वो क्या करेंगे कि पढ़ने में रुचि नहीं ले पाएंगे। अगर किसी भी चीज़ को वो जानना चाहते हैं उस चीज़ को बता दिया जाए टीचर के द्वारा बच्चों को, तो छात्र क्या करेंगे कि वो पढ़ने में काफ़ी रुचि रखेंगे। अगला नंबर है छठा नंबर, विभिन्न विषय के शिक्षण और क्रियाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। करिकुलम जो है विभिन्न विषय के शिक्षण और क्रिया जो करके सीखते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। यहाँ पर तो समाज द्वारा निश्चित शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या में विषय के शिक्षण और क्रियाओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। इसके लिए विषय और क्रियाओं की सीमा भी निश्चित की जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम बच्चों को सौरमंडल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है, एक टीचर का लक्ष्य क्या है कि बच्चों को सौरमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है। तो इस करिकुलम के माध्यम से ही टीचर को पता रहता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है हमें कि वो बच्चे को संपूर्ण जानकारी सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाए। अगला पॉइंट है शिक्षा के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो करिकुलम है शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो शिक्षा में किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम कुछ निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। यानी कि एक विद्यालय में जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है बच्चों के लिए,
तो उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है कि बच्चों को हमें इन सारे चीज़ों को सिखाना है। यदि हम इस पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करते हैं तो यथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। अगर हम बच्चों को एजुकेशन पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम के अनुसार देंगे तो बच्चों को सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगा। अगर हम उस तरीके से नहीं देते हैं तो वो वंचित रह जाएंगे, हर चीज़ों को सीखने से बच्चे वंचित रह जाएंगे। हम यह भी देखते हैं कि कोई पाठ्यक्रम निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो पा रही है तो हम उससे परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगर जो पढ़ाने का जो करिकुलम निर्धारित किया गया है एक विद्यालय में, जितने भी एक्टिविटी को शामिल किया गया है, तो उस माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस वहाँ विद्यालय की करिकुलम में परिवर्तन भी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य। इसके आगे की वीडियो में हम पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक, कुछ अदर टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।